हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी फॉर क्लास 8th। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी 8th क्लास की बुक की हिंदी का चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। ठीक है, तो चिट्ठियाँ क्या होती हैं? हमारे लेटर्स जो होते हैं वो चिट्ठियाँ होती हैं। अनूठी मतलब एक तरह से स्पेशल या फिर आप कह सकते हैं अलग सी दुनिया। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मतलब काफ़ी वियर्ड सी, अलग सी है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। उपयोगिता बनी रही है मतलब इम्पोर्टेंस हमेशा से, पत्रों की, लेटर्स की इम्पोर्टेंस हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। मतलब पत्र जिस तरीके से काम कर सकते हैं, कोई भी कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए उतना अच्छा वो काम नहीं कर सकती जितना कि लेटर्स कर सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। तो फ़ोन पे बात कर लीजिए, एसएमएस पे कर लीजिए, बट जो एक लेटर पढ़ने में मज़ा होता है वो तो अलग ही होता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो दुनिया में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। पॉलिटिक्स, राजनीति होती है पॉलिटिक्स, साहित्य मतलब लिटरेचर, कला हमारी जो आर्ट्स होती है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं और काफ़ी सारे बदलाव पत्र के माध्यम से ही लाए गए हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो हमारा जो साहित्य है, हमारा लिटरेचर, हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पत्रों पर केंद्रित है। मतलब आज हम लोग अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे लेटर्स आप अपनी हिस्ट्री की बुक में देखेंगे या फिर इंग्लिश की, हिंदी की बुक में देखते हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके जो पत्र लिखे गए हैं उनके द्वारा ही हम बहुत सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं और उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, ठीक है। भाव एक जैसे मतलब फीलिंग सब सारे एक जैसी होती है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो। देखिए, पत्र को उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं? खत कहते हैं। संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद और तेलुगु में उत्तरम कहते हैं। जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो मतलब अलग अलग नाम, कौन कौन सी भाषाओं में पत्र को, लेटर को क्या क्या कहा जाता है वो हमें बताया गया है। इसमें से किसी को कोई संदेह नहीं है, ठीक है। मतलब पत्र जो है हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं, मतलब हमारी मेमोरीज हमेशा बनाए रखते हैं। आप लोग लेटर्स भेजेंगे, किसी का आपने कुछ लिख के दिया है तो उसको सदी मतलब कई सालों तक संभाल के रखा जा सकता है। और जो मैसेजेस हैं वो तो एक पर्सन डिलीट कर सकता है ना, फिर वो गायब हो जाएंगे, बट पत्र संभाल के बहुत ज़्यादा रखे जा सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का इरादा, अपना दायरा। मतलब सबकी जो लेखन कला, जो लिखने की कला है, तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। और लेखन का दायरा मतलब किस बारे में लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है, वो भी एकदम अलग अलग होता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। मतलब वही लेटर्स जगह जगह लिखे जाते हैं और जगह जगह भेजे जाते हैं। भारत में ही हर रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज़ घोड़े रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले ज़माने में जो मैसेजेस पहुंचाने का काम करते थे ना, वो जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसको मैसेज देना है, तो कौन पहुंचाता था? जो घोड़े पे सवार, खूब तेज़ जो घोड़ा चलाने वाले लोग थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा देते थे। या फिर रनर्स, मतलब कुछ ऐसे लोग होते थे जो बहुत तेज़ भागते थे, तो वो जैसे इस जगह से रनर को मैसेज दिया, वो भाग भाग के खूब तेज़ से दूसरी जगह मैसेजेस पहुँचा देता था, ठीक है। पहले ज़माने में इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह अपनी बातें पहुँचाई जाती थी। उसके बाद पहिए आ गए, ठीक है। पहिए मतलब व्हील्स आ गए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। बट जब रेलवे चली और वही तार का टेलीग्राम होता था, उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। जो तार था, टेलीग्राम था, मतलब वो बहुत ही तेज़ी से क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा देता था। अब टेलीफोन, वायरलेस, आगे रडार, दुनिया बदल रहा है, ठीक है। तो टेलीफोन और वायरलेस मतलब आजकल, पहले टेलीफोन जिसमें तार होता था, वायरलेस का मतलब है जिसमें वायर ना हो, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स। इससे मतलब हमारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा बदल रही है।
पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो आप लोग लेटर लिखते हैं ना, आप लोगों को इंग्लिश में, हिंदी में लेटर्स लिखा सिखाया जाता है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लेटर्स लिखा करते थे। आज भी जैसे कि आप लोगों को अगर प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, उनको लेटर लिख के भेज सकते हैं कि ये इशू है, इस चीज़ पे काम होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को स्कूल में, कॉलेजेस में लेटर्स लिखने सिखाए जाते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजन करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। तो इसका ये मतलब है कि जो है सिर्फ इंडिया में ही पत्रों के लेखन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बल्कि जो विश्व डाक संस्था, मतलब इंटरनेशनल पोर्टल यूनियन टाइप की है, तो उसमें भी कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए जाते हैं 16 साल से कम एज के बच्चों के लिए, कि उनको लेटर लिखने, जो सबसे अच्छा लेटर लिखेगा उसको प्राइज़ मिलेंगे। इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फॉलो की जाती हैं। फिर आगे कहते हैं कि बड़े जो शहर हैं और हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो इसलिए हम लोग को लेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पहले बैलगाड़ी होती थी, तो एक गांव से दूसरे गांव में बैलगाड़ी से जाना बड़ा मुश्किल काम होता था और हम लेटर्स लिख करके भेज दिया करते थे। बट आज के टाइम में लेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा सा असर तो लेटर्स पर पड़ा ही है। मगर जो है गांव की दुनिया में आज भी चिट्ठियों में काफ़ी ज़्यादा जो है चलता है चिट्ठियों का काम। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो चिट्ठियों की संख्या थोड़ी सी कम हो गई है ईमेल की वजह से, फैक्स की वजह से, और अब तो भाई व्हाट्सएप 1 सेकंड में मैसेज पहुंच जाता है ना। ये थोड़ा पुराना चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर में व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब के बारे में नहीं है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो। यह पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। तो पहले ज़माने में क्या होता था ना कि भाई उनके बच्चे या हस्बैंड्स या बेटे बेटियां मतलब बहुत दूर दूर चले जाते थे, तो किस तरीके से वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन रख पाते थे, बातचीत कर पाते थे, तो वो होता था लेटर। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने भी एक बार अपने पापा की मतलब डायरी में देखा था कि एक लेटर उन्होंने घर के लिए लिखा हुआ था। तो पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, मतलब आज से अगर देखें, आज से 20 साल पहले तो लेटर्स चलते थे। 20 साल पहले हमारे फ़ोन्स आने लगे थे, बट और अगर हम और 20 से और 25 साल पहले जाएँ तो फ़ोन्स भी बहुत ज़्यादा कम हुआ करते थे, और ये मोबाइल फ़ोन्स तो कुछ सालों पहले ही हमारे देश में फ़ेमस हुए हैं। तो पहले लेटर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब जैसे हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। देखिए आज भी पता है हमारे बॉर्डर्स पर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो जो सैनिक हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो तो पत्र ही लिखते हैं, लेटर्स ही लिखते हैं अपनी फैमिलीज़ को। पहले तो मतलब यही चलता था। एक दौर था जब पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत कम कर दी है। मतलब अब तो ट्रांसपोर्ट इतना फास्ट हो गया कि लेटर्स भी अगर आप किसी को लिखेंगे तो 2-3 दिन में पहुंच जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। संचार का मतलब कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन मतलब कि आप बातचीत कर पा रहे हैं, अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पा रहे हैं, यही तो होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले जो संचार है, कम्युनिकेशन बहुत स्लो हुआ करता था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी मतलब बिजनेसमैन, कवि, प्रशासक,
सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च का विषय है। तो इन सब की जो जैसे कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इतने बड़े बड़े जो लोग हुआ करते थे, इनके लेटर्स को आज भी संभाल करके रखा गया है और उनको पढ़ा जाता है और उनसे काफ़ी सारी बातें समझने की कोशिश की जाती है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो मतलब उन लोगों के बीच में ही ये बात रह जाती कि उन्होंने अपनी बेटी से क्या कहा है जवाहरलाल नेहरू ने, बट आज वो लेटर्स उन्होंने जो लिखे थे इसलिए हम सब उनको पढ़ सकते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। मतलब पत्र तो आप लोग संभाल के रख लेते हैं, बट SMS वगैरह तो करे और भूल गए। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। धरोहर मतलब उनकी एक तरह से एसेट, उनकी यादें पत्रों में ही तो हमने समाये रखी हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी करते हैं। तो संग्रहालय मतलब दुनिया की लाइब्रेरीज जो हैं, जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, उनके लेटर्स को संभाल के रखते हैं। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। तो मतलब जो लेटर्स लिखे जाते थे एक दूसरे को, वो उस समय की बातों को जानने के लिए, पहचानने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स का काम करते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ी अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तकें बन गए। तो जब हम लोग का देश गुलाम था उस समय में, जो अंग्रेजी सरकार थी ना, उसमें जो लोग काम करते थे उन्होंने भी अपनी फैमिलीज़ को पत्र लिखे, लेटर्स लिखे, तो वो बुक्स का काम करते हैं आज। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। उससे ही हमें पता लगा कि हमारा जो आज़ादी का संग्राम था वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो पूरी दुनिया से लोग महात्मा गांधी को लेटर्स लिखते थे और उस पर क्या लिखता था, महात्मा गांधी और इंडिया, और जहाँ भी महात्मा गांधी होते थे वहाँ तक पहुँचा दिया जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा होता था। दिग्गज हस्तियाँ मतलब जो बड़ी बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होते थे ना, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, उनको भी काफ़ी सारे लेटर्स लिखे जाते थे, उन तक लेटर्स पहुँचाए जाते थे। पूरी दुनिया से उनके पास लेटर्स आते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते। मतलब जो भी उनको लेटर लिखता था ना, उसका आंसर वो ज़रूर करते थे, रिप्लाई ज़रूर करते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते, मतलब खुद लिख करके। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। मतलब कभी राइट हैंड उनका दुखने लगता था ना लेटर्स का जवाब देते थे, तो लेफ्ट से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों, लीडर्स के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ से कम नहीं समझते। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। मतलब जैसे कि गांधी जी, भाई इतनी बड़ी पर्सनालिटी, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा, गांधी जी ने रिप्लाई भी कर दिया, गांधी जी की लिखी हुई राइटिंग में पत्र आ गया, तो भाई बहुत बड़ी बात है, तो उनको फ्रेम करा के रख लिया करते थे। यह है पत्रों का जादू, ये लेटर्स की इम्पोर्टेंस है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो पत्रों की भाषाओं में बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लाखियों हैं, लिखइयों है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती के पत्र, इनके पत्र, उनके पत्र, इस तरीके की बहुत सारी किताबें छपी गई हैं, मतलब छापी गई हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मतलब एकदम फटाफट से अच्छे से पत्रों का जवाब करते थे। प्रेमचंद जो थे बहुत बड़े राइटर थे, तो जो छोटे राइटर्स होते थे या नए जवान राइटर्स उनको लिखा करते थे ना पत्र, तो बड़े अच्छे से वो उनका रिप्लाई किया करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, ठीक है, इन सब के पत्र लिखे गए, बहुत बहुत अच्छे अच्छे पत्र इनके द्वारा लिखे गए हैं। महात्मा और कवि,
के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से लेकर के 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर भी एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे, तो उन पत्रों को पढ़ करके हम लोग को समझ में आता है कि उन्होंने उनमें क्या क्या लिखा था, उनकी विचारधाराएं कैसी थी, वो क्या क्या सोचा करते थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार मतलब पत्र लिखने की संस्कृति या ट्रेडिशन बहुत सालों से चलता आ रहा है हमारे देश में, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है, जिसकी एक खास वजह यह भी है कि यहाँ लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो मतलब डाक विभाग, पहले ना पुराने ज़माने में लोग डाकिए का बड़ा इंतज़ार करा करते थे कि डाक आएगा, हमारी चिट्ठी लाएगा, हम उसे पढ़ेंगे, बड़े खुश होते थे लोग। तो देखिए, घर घर तक इसकी पहुंच थी। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत आज भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की डाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो मतलब चाहे कोई भी इंसान कहीं भी रह रहा हो, सब खतों का बड़े ही एक तरह से एक्साइटमेंट के साथ वेट करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। बहुआयामी मतलब हर तरफ फैली हुई इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है खतों की। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। मतलब मनी ऑर्डर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि पैसे भेजे जाते हैं तो उससे गांव के लोगों के घर के चूल्हे चलते हैं, मतलब उनके बच्चे पैसे भेजते हैं तो वो कुछ खा पाते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, मतलब उसकी बहुत सम्मान और बहुत इज्जत की जाती है। तो खैर, आजकल तो ज़माना बहुत बदल गया। आजकल तो चिट्ठियाँ वगैरह कहाँ ही कोई लिखता है, कोई आजकल तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की डिलीवरी के लिए लोग वेट करते हैं, है ना। तो मगर पहले ज़माने में पत्रों का बड़ा महत्व हुआ करता था, उससे रिलेटेड काफ़ी किताबें भी लिखी गई हैं, है ना। तो यही था हमारा चैप्टर, और चैप्टर के राइटर हैं अरविंद कुमार सिंह। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, नया चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको यहाँ पे 8th क्लास का कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू।